हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस सारे वीडियोस जरूर देखे होंगे। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उससे चेकआउट जरूर कर लेना। तो आज हम लोग हमारे थर्मल सिस्टम्स के अंदर थर्मल इंसुलेशन का टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इंसुलेशन होता क्या है आप सभी को पता है, आप लोग इससे प्रॉपरली अवेयर है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है थर्मल इंसुलेशन के बारे में। ठीक है, तो सिलेबस का टॉपिक जो है हमारा वो है इंसुलेशन एंड रिफैक्टरीज। लेकिन उसके अंदर का जो सब टॉपिक है वो है हमारा थर्मल इंसुलेशन। तो आइए बिना किसी से देरी से स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का लेक्चर। तो थर्मल इंसुलेशन होता क्या है या फिर हीट इंसुलेटिंग मटेरियल किसे कहते हैं? तो हीट या फिर थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल उसे कहते हैं जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो हो। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब कि गर्मी को पास होने देने की क्षमता, ओके, वो कम हो, ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं थर्मल इंसुलेशन। ओके, हीट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग थर्मल सिस्टम के अंदर इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जो भी हमारी स्टीम जनरेट हो रही है बॉयलर के अंदर, उसको जो भी हम लोग जिस पाइप के थ्रू ले जा रहे हैं और वो जो पाइप है उसमें से हीट लॉस ज्यादा ना हो जाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पाइप को इंसुलेटिंग मटेरियल से थोड़ा सा ढक देते हैं, लैग कर देते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग थर्मल इंसुलेशन। अब एडवांटेजेस क्या है, देखो। तो एडवांटेजेस आप लोगों के ये हैं कि रिड्यूस ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन। सिंपल सी बात है, थर्मल इंसुलेशन लगाएंगे तो गर्मी कम रिड्यूस होगी, कम हीट जो है वो हमारी पास ऑन होगी। तो उसके कारण क्या होगा कि जितनी थर्मल एनर्जी हमें चाहिए उतनी की उतनी थर्मल एनर्जी हमें मिल जाएगी। तो ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन जो है वो तो कम ही हो जाएगा, सिंपल सा। दूसरा उसका एडवांटेज है फायर प्रोटेक्शन। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द फायर प्रोटेक्शन टू द इक्विपमेंट। ओके, देन थर्ड है प्रिवेंट्स कोरोजन ऑफ एक्सपोज्ड सरफेसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम अबाउट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ओके, ये उसका क्या है, ये उसका एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज है उसका प्रोवाइड बेटर प्रोसेस कंट्रोल बाय मेंटेनिंग द प्रोसेस टेम्परेचर्स। ओके, ये उसका नेक्स्ट जो है क्या है, उसका एडवांटेज है। उसके बाद है एब्जॉर्ब नॉइस एंड टेम्परेचर। ये कुछ पांच उसके मेन एडवांटेजेस है थर्मल इंसुलेशन के, कि अगर हम लोग थर्मल इंसुलेशन लगाते हैं, देते हैं, प्रोवाइड करते हैं तो इतने तो एडवांटेजेस हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इंसुलेटिंग मटेरियल हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मतलब कि उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो देखो, एक तो इट इज एबल टू विथस्टैंड द हाई एंड लो टेम्परेचर्स। ये आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेना, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, दूसरा रिक्वायरमेंट क्या, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इट शुड हैव द लॉन्ग लाइफ। ओके, थर्ड, इट मस्ट बी इजी टू अप्लाई। एंड फोर्थ वन इज इट इज इकोनॉमिकल, जो कि सबसे मेन पार्ट है, मेन प्रॉपर्टी है उसकी। और नेक्स्ट है इट शुड नॉट हैव एनी रिस्क ऑफ फायर। ओके, मतलब आग लगने की रिस्क नहीं होना चाहिए, सिंपल। ओके, हम लोग बहुत सारे मटेरियल यूज करते हैं जनरली जो है प्रैक्टिस के अंदर। एस्बेस्टोस यूज होता है, ग्लास यूज होता है, फिर एग्जांपल और मैं दूं तो रॉक वुल यूज होता है। ठीक है, मैन मेड प्लास्टिक्स जैसे कि पॉलीस्टीरीन, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऐसे ऐसे सब क्या है मटेरियल्स इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब प्रॉपर्टीज भी देख ली, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए इंसुलेटिंग मटेरियल के। थर्मल इंसुलेशन किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया और इसके एडवांटेजेस भी बता दिए। अब कुछ हम लोग उसके टाइप्स देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा टाइप्स। टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल कौन से, तो मेनली तीन टेम्परेचर रेंज के बेसिस पे तीन तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। सबसे पहला है लो टेम्परेचर इंसुलेशन। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा एक हायरार्की बता रहा हूँ, जो कि टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल की हायरार्की है। ओके,
ये कैसे बेस्ड करेगा ये क्लासिफाई करेगी बेस्ड ऑन द टेम्परेचर रेंज, बेस्ड ऑन टेम्परेचर रेंज, बेस्ड ऑन टेम्परेचर रेंज। ओके। लो टेम्परेचर इंसुलेशन, इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो है अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। ये जो लो टेम्परेचर इंसुलेशन है वो कहाँ यूज होता है? तो इंडस्ट्रीज के अंदर रेफ्रिजरेशन करने को और या फिर एयर कंडीशनिंग करने को, है ना। जहां पे हमारी कोल्ड या फिर हॉट वाटर सिस्टम की जरूरत है, स्टोरेज टैंक की जरूरत है, उसको अगर हमें कूल करना है, उसको अगर रेफ्रिजरेशन करना है, तो हम लोग लो टेम्परेचर इंसुलेशन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मीडियम टेम्परेचर इंसुलेशन, इसकी टेम्परेचर रेंज कितनी है? तो वो है हमारी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। ये इंसुलेशन कहाँ यूज होता है? तो जहां पे हमें लो टेम्परेचर हीटिंग की जरूरत हो, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं, तो स्टीम पाइप्स के अंदर, है ना, हॉट फ्लू गैसेस डक्ट्स के अंदर, यहाँ पे मीडियम टेम्परेचर इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब तीसरा है हाई टेम्परेचर इंसुलेशन, तो इसकी रेंज क्या है? तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव, इससे ऊपर। ठीक है। हाई टेम्परेचर इंसुलेशन कहाँ पे यूज होते हैं? फर्नेसेस में, बॉयलर्स के अंदर, हाई टेम्परेचर स्टीम पाइप के अंदर, ओवन के अंदर, ड्रायर के अंदर, यहाँ पे ये मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके। हाई टेम्परेचर इंसुलेशन के कुछ एग्जांपल्स भी हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे कि कैल्शियम सिलिकेट हो गया, फायर क्ले हो गया, है ना, सिलिका बेस्ड इंसुलेशन हो गया, सेरामिक फाइबर्स हो गया, माइका हो गया, ये सब क्या है? हाई टेम्परेचर इंसुलेशन मटेरियल के एग्जाम्पल है। ऐसे तो मीडियम के भी है और लो के भी है, चलिए मैं दोनों बता देता हूँ। तो मीडियम के लिए आप लोग लिख लेना, मैग्नीशिया हो गया, कैल्शियम सिलिकेट हो गया, है ना, फाइबर्स हो गया, एस्बेस्टॉस हो गया, ये मीडियम टेम्परेचर इंसुलेशन के एग्जाम्पल है। और लो टेम्परेचर के वुड है, फिर आपके पॉलीयूरेथीन फोम है, फाइबर्स हैं, एक्सपांडेड पोलिस्टरीन है, ठीक है, ग्लास है, वूल है, ये सब क्या है? लो टेम्परेचर इंसुलेशन के एग्जाम्पल है। ओके। तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स के टाइप्स हो गए, जो कि टेम्परेचर रेंज के बेस्ड पे हम लोगों ने क्लासिफाई किए हुए थे। ओके। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन का। तो अभी क्रिटिकल थिकनेस होती क्या है? सबसे पहले तो क्रिटिकल थिकनेस यानी कि हम लोग क्या करते हैं, पाइप में से कितना आपका हीट जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाएगा, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो वो ना चला जाए, इसलिए हमें इंसुलेशन की थिकनेस कम से कम कितनी रखनी चाहिए, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन की जाती है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन के एक हम लोगों ने यहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक हमने फॉर्मूला विकसित किया हुआ है। ठीक है। तो वो फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग हीट ट्रांसफर रेट कैलकुलेट करते हैं। हीट ट्रांसफर रेट जिसको हम लोग क्यू क्यू से डिनोट करेंगे, क्यू, हीट ट्रांसफर रेट। ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आप लोगों को फिगर बता देता हूं। जैसे कि मान लो कि आपको एक सिलिंड्रिकल पाइप दे रखी है, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। ओके। ये जो है अंदर का जो है उसकी वो मेन पाइप है। ठीक है। उसका रेडियस दे रखा है R1, और जो इंसुलेशन है जो आपको ब्लैक कलर में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, डार्क कलर में, वो है हमारा रेडियस ऑफ इंसुलेशन, वो है इंसुलेशन की रेडियस। ठीक है। और यहाँ पे जो T1 दिखाई दे रहा है, वो T1 क्या है? ये जो T1 है आप लोगों का, ये अंदर का टेम्परेचर, मतलब कि पाइप के जो सरफेस है उसका टेम्परेचर। और ये जो T इनफाइनाइट है, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ T0 कह सकते हैं, चलो इसको T इनफाइनाइट ही रखते हैं।
तो टी इनफाइनाइट क्या है, ये बाहर का एटमोस्फेयर का टेम्परेचर है। अब क्रिटिकल थिकनेस कैसे गिननी है, तो देखो पहले तो मैं आपको बता दूं कि R1 क्या है, रेडियस ऑफ पाइप। लिख लेते हैं पहला इतना सा, रेडियस ऑफ पाइप, सॉरी, R2 है एक्सटर्नल रेडियस ऑफ, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ इंसुलेशन थिकनेस। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि कैपिटल एल जो है वो है पाइप की लेंथ। यहाँ पे जो स्मॉल एच आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, है ना। यूनिट क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, और एक चीज और इस्तेमाल होगी, वो होगी के, स्मॉल के। स्मॉल क्या है, स्मॉल के है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, वॉट पर मीटर केल्विन, वॉट पर मीटर केल्विन, ये कैपिटल है, ध्यान रखना। चलिए, T1 और T2 मैंने मतलब बता दिया, T1 क्या है और T इनफाइनाइट क्या है, इनसाइड और आउटसाइड का टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, यानी कि Q, Q की वैल्यू क्या होगी। चलिए, तो यहाँ पे Q यानी कि हीट ट्रांसफर रेट का इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा आपका, इनर टेम्परेचर जो कि है हमारा Ti, सॉरी T1, माइनस T इनफाइनाइट जो कि बाहर का टेम्परेचर है, डिवाइडेड बाय, ये आपको सीधा याद रखना है, ln ऑफ R2 बाय R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई के कैपिटल L प्लस 1 डिवाइडेड बाय H 2 पाई R2 कैपिटल L। ठीक है, ये इक्वेशन है जो कि हीट ट्रांसफर रेट का इक्वेशन है इन पाइप, या फिर इसकी क्रिटिकल थिकनेस भी बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो यहां ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम लोग एक चीज देख सकते हैं, एक चीज नोट कर सकते हैं कि जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है विथ इंक्रीज इन R2। अगर हम लोग इंसुलेशन थिकनेस को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, क्यू जो है उसका रेट जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है ना। और जो यहाँ पे कंडक्टिव रेजिस्टेंस है, कंडक्टिव रेजिस्टेंस यानी कि ये वाला हिस्सा, है ना, मैं आपको लेजर से बता देता हूँ, ये वाला हिस्सा ln R2/R1/2πkl, ये इंक्रीज हो सकता है। और कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, ये क्या है, कंडक्टिव रेजिस्टेंस, और ये है कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ध्यान रखना। ओके, चलिए, तो यहां से हम लोग ये इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग जो है इंसुलेशन रेडियस और विथ रिस्पेक्ट टू हीट ट्रांसफर का एक हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, जिसका ग्राफ जो है आपको कुछ ऐसा मिलेगा, जहां पे ये जो RCR आपको दिख रहा है, ये RCR क्या है आप लोगों का, RCR जो है वो है आप लोगों का क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन।
ठीक है, क्या है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन? क्यू मैक्स, जो ये पॉइंट है आप लोगों का, क्यू मैक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है आपकी मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। जहां इस कंडीशन पे, इस पॉइंट पे, जहां पे आप लोगों की क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन मैक्सिमम पीक पॉइंट पे है, वहां पे आप लोगों की हीट ट्रांसफर रेट भी मैक्सिमम पॉइंट पे है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, सिंपल। चलिए, तो ये बस एक छोटा सा क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन का एक टॉपिक था जो यहाँ पे कवर हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग रिफ्रैक्टरीज के बारे में। चलो, तो रिफ्रैक्टरीज क्या है? तो refractories are material that are resistant to high temperature and used predominantly as furnace linings for elevated temperature material processing and other application in which thermomechanical properties are critical। ठीक है, तो रिफ्रैक्टरीज क्या है? वो भी एक हमारा क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये ध्यान रखना। लेकिन वो कैसा इंसुलेटिंग मटेरियल है? जो कि हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और मोस्टली कहाँ पे यूज होता है? फर्नेसिस के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। रिफ्रैक्टरीज के क्लासिफिकेशन क्या है? तो मेनली दो तरीके से क्लासिफाई होते हैं। एक तो केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होता है, और एक किस तरीके से उसे मैन्युफैक्चर किया गया, मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इस पे डिपेंड है। दो, तो ऐसे क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टरीज दो तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। पहला केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, और दूसरा उसको किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। बट मेनली जो है वो हम लोग देखने वाले हैं केमिकल कंपोजिशन के बेस पे क्लासिफिकेशन। तो क्या है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है उसको तीन कैटेगरी के डिवाइड किया जाता है। पहला, न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज। न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज कैसे बेस करी जाती है, कैसे बनाया जाता है? तो इट इज मेड फ्रॉम वीकली बेसिक और एसिडिक मटेरियल लाइक कार्बन जिरकोनिया यानी कि ZrO2 एंड क्रोमियम यानी कि FeO इंटू CrO2। ओके, न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज, ये पहला क्लासिफिकेशन। एग्जांपल तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है एसिड रिफ्रैक्टरीज। तो एसिड का मतलब क्या होता है? नाम ही है एसिड, इसका मतलब कि मटेरियल जो है वो कैसा होगा, नेचर में एसिडिक होगा। जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, सिलिका हो गया, है ना, दे आर रेजिस्टेंस टू एसिड स्लैग। इसके भी एग्जांपल है आप लोगों के लिए, एल्यूमिनियम, सिलिका और फायर क्ले। और थर्ड है हमारा बेसिक रिफ्रैक्टरीज। बेसिक का मतलब है कि बेसिक मटेरियल्स होंगे उसके अंदर, जैसे कि आपका CaO हो गया, MgO हो गया, है ना, जो कि बेसिक स्लैग को रजिस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसका भी एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, मैग्नेसाइट और डोलोमाइट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बेस्ड ऑन दी केमिकल प्रॉपर्टीज, या फिर किस तरीके से उसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, थर्मल कंपोजिशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके तीन पार्ट करते हैं। ठीक है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ओके, सो रिफ्रैक्टरीज का जो टॉपिक था उसके अंदर अब आगे देखेंगे हम लोग सिलेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टरीज। ठीक है, तो सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है रिफ्रैक्टरीज का? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू हमें किस तरीके का हमें इंसुलेटिंग मटेरियल और किस तरीके का हमें इंसुलेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिफ्रैक्टरीज का इस्तेमाल करते हैं टू अचीव द बेस्ट परफॉर्मेंस। सिंपल। ओके, तो जैसे कि देखो, मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। पॉइंट्स आप लोग अंडर नोट जरूर कर लेना कि क्यों हम लोग रिफ्रैक्टरीज का इस्तेमाल करते हैं जब भी हम लोग कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल को चूज करते हैं तब। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, वर्किंग टेम्परेचर एंड एरिया ऑफ एप्लीकेशन। हमें एरिया ऑफ एप्लीकेशन क्या है, कितनी एरिया ऑफ एप्लीकेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्टरीज का चूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है वो है प्रेजेंस ऑफ अब्रेसिव पार्टिकल्स एंड इंपैक्ट। हमारे मटेरियल के अंदर कितना अब्रेसिव पार्टिकल अवेलेबल है
और उसकी इम्पैक्ट क्या हो रही है थर्मल कंडक्टिविटी पे, वो हम लोग देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिफ्रैक्टरीज का चूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्ट्रक्चरल लोड टू बी बोर्न बाय रिफ्रैक्टरीज। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो है टेम्परेचर वेरिएशन एंड स्ट्रेसेस टू विच फैक्टरीज इज सब्जेक्टेड ड्यू टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट क्या है, केमिकल कंपेटिबिलिटी। ठीक है, कि फर्नेस के एनवायरनमेंट में कौन सा स्लैग जनरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके केमिकल कंपेटिबिलिटी चेक करते हैं और उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्टर्स को चूज करते हैं। ओके, देन छठा पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ स्लैग, टाइप्स ऑफ मेटल लोडिंग, गैसियस एटमॉस्फेयर, ये सब भी हमारी देखी जाती है। ओके, और फिर नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ हीट, और सबसे लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉस्ट फैक्टर, कि हमारे पास कितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्टरीज को हम लोग चूज करते हैं। ओके, तो ये जो रिफ्रैक्टरीज का टॉपिक था वो यहाँ पे हमारा कवर हो जाता है। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं अब हीट रिकवरी सिस्टम। ठीक है, हीट रिकवरी सिस्टम में क्या क्या हम लोग चेकआउट करेंगे, तो कुछ डिवाइसेस देखने वाले हैं जैसे कि रिक्यूपरेटर हो गया, रीजनरेटर हो गया, है ना, इकोनोमाइजर है, हीट पाइप है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप ये जो प्लेलिस्ट है इसे चेकआउट जरूर कर लेना, और साथ साथ में अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।